हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट मीन लिमिटेड। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? वो ऐसी वर्ब्स हैं विच चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये अपने आप को लिमिट कर लेती हैं, ये चेंज हो जाती हैं किसी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंगली, उसके पर्सन के अकॉर्डिंगली और उसके टेंस के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नंबर की बात करें, सिंगुलर एंड प्लूरल, आई एम अ प्लेयर। जब आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है एम, और अगर हम आई को चेंज कर देते हैं वी में तो वी प्लूरल आ जाता है, तो वी आर प्लेयर्स, तो एम की जगह चेंज हो गया आर। तो एम और आर जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आएंगी। इसी तरह से पर्सन के अकॉर्डिंगली, पर्सन मीन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो जो वर्ब्स पर्सन बदलने से बदल जाती हैं उनको भी हम फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, आई लिव इन शिमला। ही थर्ड पर्सन है, ही लिव्स इन शिमला। तो यहाँ लिव था, यहाँ पर हो गया लिव्स, क्योंकि पर्सन जो था वो आई से चेंज हो गया ही में। तो लिव इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट वर्ब। इसी तरह से टेंस के अकॉर्डिंगली जो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ या रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें एम लगा, प्ले के साथ आईएनजी यूज़ हुआ। आई हैव प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगा और प्ले की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई। आई विल बी प्लेइंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें विल बी और प्ले के साथ आईएनजी। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेलूँगा। तो टेंस जैसे चेंज हुआ तो आपका प्ले के साथ आईएनजी या ईडी लग गया, तो प्ले भी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो ये हुए फाइनाइट वर्ब्स। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट जो लिमिटेड नहीं हैं, which do not change their form according to the number, person और tense of the subject। तो ये फाइनाइट वर्ब के एकदम उल्ट हैं। ये कोई भी पर्सन हो, कोई भी आपका नंबर हो, कोई भी टेंस हो, these verbs do not change। तो मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी जिसमें दोनों तरह के वर्ब्स हैं, फाइनाइट भी नॉन फाइनाइट भी। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वॉन्ट जो है ये चेंज हो रहा है, आई के साथ वॉन्ट, ही के साथ वॉन्ट्स, बट लर्न या टू लर्न जो है दैट रिमेन्स सेम। चाहे वो आई है, चाहे वो ही है, चाहे वो दे है, यहाँ पर टू लर्न लग रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई लव डांसिंग, यू लव डांसिंग, शी लव्स डांसिंग। तो डांसिंग जो है तीनों सेंटेंसेस में सेम रहा, जबकि लव आई के साथ लव था, शी के साथ हो गया लव्स। तो डांसिंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टू लर्न, इस तरह की वर्ब्स को हम इन्फिनेटिव की कैटेगरी में लेते हैं, और डांसिंग जब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है इसको हम नॉर्मली जीरंड की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की एग्जाम्पल्स। अब फाइनाइट वर्ब्स को आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक
इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसी तरह से जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इनको 3 तरह के डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इन्फिनेटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल। तो इस वीडियो में हम इन सभी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। आइए देखें ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव कर्म क्रिया हिंदी में कहा जाता है। सकर्म मीन्स कर्म के साथ, कर्म होता है ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। इनमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट के बिना ये इनकम्प्लीट रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इतना ही कहें शी मेड, तो क्वेश्चन आएगा शी मेड व्हाट। शी मेड अ केक, शी मेड बिस्किट्स, शी मेड अ पेंटिंग, शी मेड अ ड्राइंग एट्सेट्रा। तो हमें कुछ ना कुछ इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा सेंस को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ आई परचेज्ड, मैंने खरीदा, तो आपके मन में आएगा क्या खरीदा, व्हाट डिड यू परचेज। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा आई परचेज्ड अ बुक, आई परचेज्ड अ पेन, आई परचेज्ड अ टीवी, आई परचेज्ड अ शर्ट एंड सो ऑन। तो जिन भी सेंटेंसेस में जो वर्ब है दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, वो आती हैं ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया में। ट्रांजिट वर्ड जो होता है दैट मीन्स ट्रांसफ़र। तो इससे भी क्लियर है कि ऐसी वर्ब्स जो ट्रांसफ़र करती हैं अपने एक्शन को टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। तो जो आमतौर पर एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा शी मेड अ केक, आई परचेज द साड़ी, तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है। माई अंकल ब्रॉट मी अ शर्ट, तो मी ऑब्जेक्ट, शर्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जो ऑब्जेक्ट व्हाट का उत्तर दे, क्या, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इस बात का उत्तर दे whom, किसको, किसके लिए, तो वहाँ पर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। व्हाट डिड ही गिव, उसने क्या दिया, अ पेन। तो पेन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसको दिया, मुझे, तो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से माई अंकल ब्रॉट मी अ शर्ट, मेरे अंकल मेरे लिए क्या लाए, शर्ट। तो क्या जो लाए, शर्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके लिए लाए, फॉर whom, फॉर मी, मेरे लिए, तो मी इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की जिसमें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। इनडायरेक्ट ना भी हो चलेगा, लेकिन व्हाट, क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो इस बात का उत्तर देता है, वो रिक्वायर्ड है टू मेक ट्रांजिटिव वर्ड इनटू अ कंप्लीट सेंटेंस। कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब को मीनिंगफुल बनाना हो उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स, आई बेक्ड अ केक, तो यहाँ पर केक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं सिंपली बेक कहूँ आई बेक्ड, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, सेंस कंप्लीट नहीं होती है। एक प्रश्न मन में रह जाता है कि आपने क्या बेक किया, तो आई बेक्ड अ केक। ही रोड द बाइसिकल, उसने बाइसिकल चलाया। शी sang a song, he likes sweets, I wrote a letter। तो यहाँ पर अ केक
द बाइसिकल, अ सॉन्ग, स्वीट्स, अ लेटर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वर्ब्स के सेंस को कंप्लीट करते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ये ध्यान रखना है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते हुए आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? विच डू नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के बिना भी अपने आप में कंप्लीट होती हैं। जैसे द चाइल्ड लाफ्स, बच्चा हंसता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आता कि बच्चा क्या हंसता है। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कहते कुत्ते क्या भौंकते हैं। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट हैं। शी स्लीपिंग, वो सो रही है। तो इस तरह की जो वर्ब्स हैं, लाफ्स, बार्क, फ्लाई, स्लीप एट्सेट्रा, उनको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, या हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और एग्जांपल्स हैं क्राई, डाई, लिव, गो, कम, स्टैंड, स्क्रीम, अराइव, वीप एट्सेट्रा। तो ये सारी वर्ब्स जो हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से ट्रांजिटिव की तरह भी काम करती हैं और इनट्रांजिटिव की तरह भी काम करती हैं। जैसे वर्ब है रिंग। रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रैंग। अगर मैं कहती हूँ द पियन रैंग द बेल, पियन ने घंटी बजाई, तो यहाँ पर पियन सब्जेक्ट है, रैंग वर्ब है, बेल इज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपकी, दिस विल बी योर ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन रिंग को हम इनट्रांजिटिव वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे द बेल रैंग लाउडली, घंटी जोर से बजी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बेल है, वर्ब रैंग है, और लाउडली घंटी किस तरह से बजी, तो ये है एडवर्ब, ना कि आपका ऑब्जेक्ट। द बेल रैंग, घंटी बजी, तो यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह हमने रिंग को यूज़ किया। इसी तरह से प्ले वर्ब है। अगर मैं इतना ही कहती हूँ द बॉयज़ आर प्लेइंग, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं इसको इस सेंटेंस में यूज़ करती हूँ द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, बच्चे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये है एज ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से ब्रेक तोड़ना। शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। क्या तोड़ा? ग्लास। तो क्या जो आंसर दे रहा है वो ग्लास इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुआ और सेकंड सेंटेंस द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। तो यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आई पर विदाउट ऑब्जेक्ट, तो ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि कुछ वर्ब्स सिचुएशन के हिसाब से एज ट्रांजिटिव भी यूज़ हो जाती हैं, एज इनट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ हो जाती हैं। ज़्यादातर जैसे द बेल रैंग लाउडली, द ग्लास ब्रोक, ये पैसिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और एक पॉइंट और जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि केवल मेन वर्ब्स जो हैं उन्हीं को हम ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव की तरह कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो थे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यानी कि फाइनाइट वर्ब्स। अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ। उसमें मैंने बताया था 3 कैटेगरीज होती हैं, एक इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, केवल आपको एक व्यू दूंगी मोटे तौर पर। तो इन्फिनिटिव क्या होता है?
that is the base form of the verb. Base form means first form of the verb, which is usually but not always preceded by to. Preceded means पहले आना, तो अक्सर उसके पहले टू आता है, बट नॉट ऑलवेज, हर बार नहीं आता है, पर ज़्यादातर उसके पहले टू आता है। तो इन्फिनेटिव क्या हुआ? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे टू वर्क, टू स्लीप, टू राइट एट्सेट्रा। और यहाँ पर जितने भी इन्फिनेटिव्स होंगे उनमें हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इन्फिनेटिव को हम एज सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। माफ़ करना जो है वो एक डिवाइन होने की, दैवी होने की निशानी है। तो यहाँ पर टू फॉरगिव जो है दैट इज़ कमिंग इन द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। और इसी तरह से टू इज़ ह्यूमन, गलती करना आदमी का स्वभाव है। तो गलती करना यहाँ पर भी ये एक सब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। ये है टू इन्फिनेटिव का एक यूज़। दूसरा यूज़ होता है ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी आता है। आई वॉन्ट टू राइट, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। शी लव्स टू डांस, तो इसी तरह से शी सब्जेक्ट, लव वर्ब और टू डांस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि दोनों सेंटेंसेस में टू राइट एंड टू डांस ये टू इन्फिनेटिव्स हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं। अब स्टार्टिंग में जब हमने डिफ़ाइन किया था तो मैंने ये कहा था यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, अक्सर टू के साथ आती है लेकिन हमेशा नहीं। वो क्यों कहा था? क्योंकि इन्फिनेटिव्स की दो वैरायटीज़ होती हैं। एक होता है फुल इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव, ये आता है टू के साथ, जैसी हमने एग्जांपल्स पहले देखी थी। और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जो विदाउट टू आता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म तो होती है लेकिन टू साथ में नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो पीछे जितने भी मॉडल्स हमने किए उसमें हमने यूज़ किया बेयर इन्फिनेटिव, केवल दो को छोड़कर, ऑट टू और यूज टू, और सभी में हमने बेयर इन्फिनेटिव की बहुत सी एग्जांपल्स वहाँ पर देखी। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब में फर्स्ट कैटेगरी इन्फिनेटिव, उसमें एक टू इन्फिनेटिव आया, एक बेयर इन्फिनेटिव आया और दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। नेक्स्ट है जीरंड। अब जीरंड क्या होता है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जीरंड इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ नाउन। नाउन हम कर चुके हैं, तो नाउन की जगह पर जीरंड आता है। जीरंड होता क्या है मैंने बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉक के साथ आईएनजी लगाकर बना वॉकिंग, स्मोक के साथ आईएनजी लगाकर बना स्मोकिंग, लिसन के साथ आईएनजी लगाकर बना लिसनिंग, ड्राइव के साथ आईएनजी लगाकर बना ड्राइविंग। तो वॉकिंग, स्मोकिंग, लिसनिंग, ड्राइविंग ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जीरंड के। तो जीरंड सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट की तरह। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो स्मोकिंग भी सब्जेक्ट की फॉर्म ले रहा है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी आईएनजी फॉर्म ले लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम जीरंड कह रहे हैं। जैसे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और लिसनिंग जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ही लव्स ड्राइविंग, ही सब्जेक्ट, लव वर्ब और ड्राइविंग
जीरंड जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब अभी हमने किया जीरंड, जीरंड में भी हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जीरंड कम्स एज अ नाउन और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो नाउन की तरह यूज़ नहीं होता है, दैट कम्स एज एन एडजेक्टिव और इन कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म मीन जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वगैरह। तो जितनी भी कंटिन्यूस फॉर्म्स हैं वहाँ पर हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिर एडजेक्टिव के तौर पर। एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को फर्दर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पॉइंट आपके मन में क्लियर होना चाहिए। जीरंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन जीरंड यूज़ होगा नाउन की तरह और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा या तो एडजेक्टिव की तरह या फिर कंटिन्यूस सेंटेंसेस में। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक डांस करने वाली लड़की को देखा। तो यहाँ पर डांसिंग में डांस के साथ आईएनजी लगा है, लेकिन डांसिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि वो गर्ल के बारे में फर्दर बता रहा है। लड़की कौन सी? डांस करने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल। और दूसरा सेंटेंस में भी डांस के साथ आईएनजी लगाया, ही वॉज डांसिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में डांस कर रहा था। तो यहाँ पर है कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में, तो ये आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह से डांसिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पर भी डांस के साथ आईएनजी लगा, लेकिन यहाँ पर डांसिंग जो है दैट इज़ कमिंग एज अ नाउन। तो नाउन जब आता है तब हम इसको कहेंगे जीरंड। डांसिंग इज़ माई हॉबी। फर्स्ट 2 में है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले में एडजेक्टिव के तौर पर, दूसरे में कंटिन्यूस फॉर्म के तौर पर। दोनों हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल्स। और थर्ड में है डांसिंग एज अ नाउन, यहाँ पर ये काम कर रहा है जीरंड का। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग पसंद है। तो यहाँ पर क्या पसंद है? ड्राइविंग। तो ये हो गया नाउन, ये जीरंड हो गया। आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस बना रही हूँ, तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हेयर इज़ माई ड्राइविंग लाइसेंस, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। तो कौन सा लाइसेंस है? ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग यहाँ पर आ रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के तौर पर हो या कंटिन्यूस के तौर पर हो तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर वो नाउन के तौर पर आ रहा है तो वो होगा जीरंड। तो अभी हमने किया इन्फिनेटिव और जीरंड। अब है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल बहुत कॉमन है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? एक तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, जैसे आई हैव डन माई वर्क, शी हैज़ गॉन, यू हैव टेकन लंच वगैरह। इन सभी में परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। या फिर जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर,
sorry, I am writing a letter is being written. तो कहीं भी पैसिव फॉर्म जब आप बनाते हैं तब हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. और नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल. ये ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, कम यूज़ होता है. इसकी क्या तरीका है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैविंग वर्कड, हैविंग वर्क मीन काम करने के बाद, हैविंग रिटन लिखने के बाद, हैविंग स्लेप्ट सोने के बाद. तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? जब एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है और इस तरह से करता है कि एक काम पूरा हो जाने के बाद दूसरा काम शुरू होता है या संपन्न होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3. जैसे दो काम उसने किए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही केम होम. उसने अपना काम ख़त्म किया, वो घर आया. लेकिन घर कब आया? अपना काम जब ख़त्म हुआ उसके बाद. अपना काम ख़त्म करने के बाद वो घर आया. तो वहाँ पर हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही केम होम. एक और एग्जांपल लेते हैं. ही एट हिज लंच, ही वेंट आउट. उसने लंच किया, वो बाहर चला गया. तो अगर हम उसको ये लिखते हैं ईटिंग हिज लंच, ही वेंट आउट, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे खाना खाते खाते ही वो बाहर चला गया. उसमें मुंह में बाइट थी और खाते खाते वो बाहर निकल गया. लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पहले उसने खाना ख़त्म किया, उसके बाद वो बाहर गया. तो वहाँ पर हम कहते हैं हैविंग ईटन हिज लंच, ही वेंट आउट. तो ये एग्ज़ाम्पल है परफेक्ट पार्टिसिपल की. तो ये थे हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब और उसमें उनकी फर्दर कैटेगरीज. आइए देखें आज हमने क्या क्या किया. तो आज का हमारा टॉपिक था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म बदल लेते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन में आई एम अ प्लेयर, सॉरी फर्स्ट नंबर मीन सिंगुलर. सिंगुलर में आई के साथ एम और प्लूरल में वही के साथ आर. पर्सन फर्स्ट पर्सन आई लिव इन शिमला और जब थर्ड पर्सन हुआ तो ही लिव्स इन शिमला. टेंस के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम प्लेइंग, परफेक्ट में आई हैव प्लेड, फ्यूचर कंटिन्यूस में आई विल बी प्लेइंग. तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी वर्ब्स की. एम, आर, लिव, प्ले, जो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से या उसके टेंस के हिसाब से बदल जाती हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से बदलती नहीं हैं, सेम रहती हैं. जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. तो टू लर्न तीनों में सेम रहा. ये एग्जाम्पल है नॉन फाइनाइट वर्ब की. उसके बाद हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब दो वेराइटीज़ की होती हैं, एक ट्रांजिटिव, दूसरे इनट्रांजिटिव. और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन वेराइटीज़ की हैं. उसमें इन्फिनेटिव आते हैं, जीरंट और पार्टिसिपल. ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा डिटेल में किया कि वो वर्ब्स विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव या सकर्मक, विद ऑब्जेक्ट, कर्म के साथ. तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है और ऐसे वर्ब्स जिनके साथ वर्ड लगाकर आपका सेंटेंस बन जाता है, मीनिंग निकल आता है. जैसे शी मेड व्हाट, शी मेड अ केक, शी मेड बिस्किट्स, शी मेड पेस्ट्रीज.
आई परचेज्ड, मैंने खरीदा, आई परचेज्ड व्हाट। तो जिनके साथ वर्ब के साथ व्हाट लगाकर आपका मीनिंग क्लियर हो जाता है। आई परचेज्ड अ साड़ी, आई परचेज्ड अ बुक, इस तरह से। तो जो वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उसमें ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इस बात का उत्तर देता है व्हाट, क्या, और इनडायरेक्ट देता है whom, किसको। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ पेन। इसमें पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव, उसने दिया, उसने क्या दिया, पेन दिया, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom, किसको दिया, मुझे दिया, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली और साथ में ये देखा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव्स। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं विच रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस कंप्लीट होती है। जैसे द चाइल्ड लाफ्स, तो उसमें हम ये नहीं कहते कि बच्चा क्या हंसता है, व्हाट डज द चाइल्ड लाफ। इसी तरह से डॉग्स बार्क। और फिर कुछ और वर्ड्स हैं, फ्लाई, स्लीप, क्राई, डाई एट्सेट्रा, जो सारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो दोनों तरह से काम कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की तरह भी, इनट्रांजिटिव की तरह भी। ये डिपेंड करता है अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ली, द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, कंप्लीट है अपने आप में, ये इनट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर हम ऐड कर देते हैं द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, तो ये बन गया ट्रांजिटिव। फिर हमने कहा कि केवल मेन वर्ब्स जो हैं उन्हीं को हम ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में बांटते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन तरह के हमने बताए थे। उसमें फर्स्ट था इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव होता है जब बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम टू लगाते हैं। ये टू अक्सर लगाया जाता है पर कभी कभी नहीं भी लगता है, जैसे टू वर्क, टू स्लीप, टू राइट एट्सेट्रा। तो ये जो टू इन्फिनिटिव था ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, जैसे टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। वर्ब के पहले आमतौर पर हम सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर टू फॉरगिव सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है आई वॉन्ट टू राइट। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो टू इन्फिनिटिव है या इन्फिनिटिव है वो एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब काम करता है। इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव जिसमें टू ज़रूर लगता है, और बेयर इन्फिनिटिव जिसमें टू के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। मॉडल वर्ब्स में ज़्यादातर बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है। नेक्स्ट बारी थी जीरंड की। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, जैसे वॉक के साथ आईएनजी लगाकर वॉकिंग। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर वॉकिंग या स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो लिसनिंग टू म्यूज़िक या ही लव्स ड्राइविंग, तो यहाँ पर जीरंड ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स को फर्दर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है जीरंड के साथ, क्योंकि वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा था, लेकिन जीरंड केवल नाउन की तरह यूज़ होता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा या तो एडजेक्टिव की तरह या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में। तो जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस वगैरह बनाते हैं, ही वॉज डांसिंग इन द गार्डन, तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। या फिर आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, तो यहाँ पर डांसिंग एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों हैं एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने
जीरन का भी एक सेंटेंस डाल दिया, डांसिंग इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पर डांसिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है और ये है जीरंट। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अक्सर हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, आई हैव डन माई वर्क, या फिर पैसिव वॉइस में जैसे अ लेटर इज़ बीइंग रिटन। कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और लास्ट कैटेगरी है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें आता है हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग वर्कड, हैविंग रिटन। तो मैंने आपको बताया कि ये तब लगाते हैं जब एक सब्जेक्ट या एक व्यक्ति दो कार्य करता है। पहला कार्य पूरा कंप्लीट होने के बाद वो दूसरा कार्य करता है, तब हम लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जैसे मैंने आपको बताया, हैविंग ईटन हिज लंच ही वेंट आउट। लंच करने के बाद वो बाहर गया। तो अगर हम हैविंग ईटन की जगह पर ईटिंग इज़ लंच लिख देते तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता। ईटिंग इज़ लंच ऐसा आवाज़ देता है जैसे कि लंच खाते खाते वो बाहर चला गया। तो हमें ये शो करना है कि पहले उसने लंच कंप्लीट किया, उसके बाद बाहर गया, तब हमने लगाया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने इसमें आपको एक प्रिलिमिनरी आइडिया दिया है, पूरी डिटेल में इसमें हम नहीं गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।